आज हिंदी दिवस का अवसर है। जिस तरह हम साक्षरता दिवस मनाते हैं, संस्कृत दिवस भी मनाते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, उसी तरह से हिंदी दिवस भी मनाते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर अक्सर देखा जाता है कि जो वक्ता लोग हैं हिंदी की दयनीय दशा पर अपनी बात कहते हैं और अंग्रेजी पर दोषारोपण करते हैं कि अंग्रेजी हिंदी को बढ़ने नहीं दे रही है। फिर सरकार की नीतियों पर भी गुस्सा प्रकट करते हैं और अंत में वो लॉर्ड मैकाले को श्राप देते हैं कि उस आदमी ने भारत में हिंदी की दशा को ख़राब कर दिया, वगैरह वगैरह। जबकि मैकाले ने तो प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से कराने की ही सलाह दी थी। और आज तो हालत और भी ख़राब हो गई है। आज तो पहली कक्षा से ही मातृभाषा गायब है स्कूलों में, नर्सरी से ही गायब है। बच्चों को अगर कहो कि 7 सिक्के लेके आओ तो बच्चा कहेगा 7 क्या होता है, आपको 7, तब उसके समझ में आएगा। ये हमारे छोटे बच्चों की, जिनकी उम्र 4, 5, 6 साल है, उनकी ये हालत है। तो ये हालत किसने बनाई? ये हालत हमने ही बनाई है। आज अंग्रेजी स्कूलों की बाढ़ आ गई है गांव-गांव में, छोटे-छोटे गांव में। और ऊंची फीस देने के लिए कई लोग अपनी ज़मीनें और जायदाद बेच करके बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दिलाने के लिए ऊंची फीस देते हैं। तो ये सब, और सभी लोग घरों में भी आप देखिए, कोई बच्चा अपनी माँ को माँ, माताजी, अम्मा नहीं कहता। सब कहेंगे मॉम या मम्मी, या पिता को डैडी, अंकल। ये सारे अंकल हो गए। हमारे जो पारिवारिक ढांचे में जो मामा, फूफा, मौसा हुआ करते थे, अब वो सब अंकल हो गए। तो ये स्थिति अभी एक हमारे पास एक बड़ा पब्लिक स्कूल है, उसमें हिंदी, संस्कृत और फ्रेंच का ऑप्शन था कक्षा 6 में कि आप या तो संस्कृत लें या फ्रेंच लें। उस बड़े स्कूल में 11 सेक्शन थे, 80 विद्यार्थियों के 11। तो 880 लड़कों में सब ने फ्रेंच ली है, केवल 7 लड़के संस्कृत पढ़ना चाह रहे थे, 7। और उधर 880 में से 7 निकाल दो, 873 बच्चे फ्रेंच पढ़ना चाह रहे हैं। ये हालत है। और ये उन अपर मिडिल क्लास के लोग उसमें बच्चों को भेजते हैं, उनकी ये मानसिकता है। चाहे वो हिंदी दिवस पर कैसे ही भावुकतापूर्ण भाषण देते हों, लेकिन वास्तविकता ये है। फिर वो 7 बच्चे भी, उन्होंने सेक्शन तो 7 के लिए खोला नहीं, तो उनको भी फ्रेंच ही लेनी पड़ी। तो फिर उस स्कूल में एक भी बच्चा संस्कृत का नहीं रहा। आप देखिए आजकल घरों में बच्चे को अंग्रेजी की कविताएं कुछ रटा दी जाती हैं। और लोगों को, जो भी मेहमान जाते हैं मिलने, विजिटर्स जाते हैं, पड़ोसी जाते हैं, बच्चे की नुमाइश लगाते हैं बुला करके। उनको कहते हैं कि भाई, बच्चे को कहते हैं कविता सुना, पोएम सुना, तो जो तूने नर्सरी में आज सीखी है। बच्चा टूटी फूटी इंग्लिश पोएम सुनाता है और माता पिता गर्व से भर जाते हैं। उनको डर रहता है कि कहीं बच्चा हिंदी नहीं बोल जाए सबके सामने। तो ये हमारी जो मानसिकता हो गई है
क्या ये मेघालय ने की है? आप सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर इस बड़े गर्व से कहते हैं कि साहब मुझे हिंदी कम आती है ना? और वास्तविकता ये है कि अगर आप ये कह दें कि आपको हिंदी तो अच्छी आती है, इंग्लिश ज़रूर आपको कम आती है, तो नाराज़ हो जाएगा। फिर आपका उससे कोई संपर्क भविष्य में संबंध नहीं रहेगा। तो ये क्या है? हिंदी कम आना ये गर्व की बात हो गई। तो इस प्रकार से हमारा खुद का जो मानसिकता है हमारी, वो इस तरह की है कि हिंदी के प्रति हम स्वयं भी एक ह्यूमिलिएशन फील करते हैं, अपमानित सा फील करते हैं। और हमारे बच्चों को तो हम चाहते ही नहीं कि वो हिंदी के संपर्क पे भी आएं। तो ये स्थिति जो है, अभी आप कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि साहब हिंदी जो है दक्षिण भारत में भी फैलती जा रही है। हाँ, फैलती जा रही है। वो राजनीतिक कारणों से फैल रही है। संसद के काम भी काफ़ी कुछ हिंदी में लोग बोलते ही हैं, और व्यापारिक कारणों से ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण में जो व्यापारी लोग इधर आते जाते हैं, तो उससे भी हिंदी को थोड़ा सा प्रयोग में लाने लगे हैं दक्षिण में लोग। और उसी तरह से उत्तर से जो दक्षिण में जाके बस गए हैं लोग, उससे भी थोड़ी बहुत हिंदी दक्षिण में हुई है, थोड़ी फैली है। और ख़ास तौर से तो हिंदी फिल्मों के जो गाने हैं, उससे भी हिंदी दक्षिण में बहुत फैली है। अन्य हिंदी का दक्षिण में फैलने का कारण ऐसा नहीं कि हिंदी कोई समृद्ध भाषा हो गई है। और हम देखें तो मलयालम, तमिल, तेलुगु इत्यादि जो दक्षिण की भाषाएं हैं, और ख़ास तौर से और भी आप लें बंगला और मराठी, ये ज़्यादा समृद्ध भाषाएं हैं। इनका साहित्य ज़्यादा समृद्ध है, ज़्यादा उच्च कोटि का है हिंदी के बनिस्बत। तो इसलिए हिंदी दक्षिण में कोई लाइब्रेरी लैंग्वेज नहीं बनी है, माध्यम नहीं बना है। ये वहाँ पर थोड़ा काम चलता है हिंदी से भी, तो इसलिए वहाँ के लोग भी थोड़ी थोड़ी सीखने लगे हैं, बोलने लगे हैं। जनसंपर्क के हिसाब से बोलते हैं वो। अब कई बार लोग सरकार की भाषा नीति पर, और ये साहब इस सन तक तो राष्ट्रभाषा हो जानी चाहिए थी या राजभाषा हो जानी चाहिए थी, और ये सरकार ही नहीं चाहती। भाषाओं को समृद्ध सरकारें नहीं करती। भाषा समृद्ध होती है ज्ञान विज्ञान की खोज, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन। कोई भाषा के लिए भाषा नहीं पढ़ता, ज्ञान विज्ञान के लिए भाषा पढ़ी जाती है। आज सारी दुनिया में यूरोपीय भाषाएं और ख़ास तौर से अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान का साधन बन गई है। तो वो इसलिए बन गई है कि उनके यहाँ बहुत लंबे समय से वैज्ञानिक खोज, प्रयोग, एक्सप्लोरेशन, गवेषणाएं ये चलती आ रही हैं। तो हर नया जो वैज्ञानिक कदम है वो नई भाषाएं आपके सामने ला देता है, जिनको आप, और ज्ञान की भूख से ही भाषा समृद्ध होती है। अगर समाज में ज्ञान की भूख नहीं है तो वहाँ की भाषा समृद्ध नहीं हो सकती। तो इस दृष्टि से हमको सोचना पड़ेगा कि कई लोग क्या करते हैं कि भाषाओं के शब्दों के पहले प्रीफिक्स और सफिक्स लगा करके वो समझते हैं, प्रत्यय लगाते हैं, उपसर्ग लगाते हैं, और वो समझते हैं कि हमने नया शब्द बना लिया हिंदी में। वो शब्द, अब आपने जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन, कार्बन द्विऔषध, ये नाइट्रोजन को नत्रजन करके हिंदी बनाई। लेकिन अब आप ऑक्साइड का क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड के लिए कौन सा शब्द देंगे? तो उससे जुड़े हुए जो शब्द हैं वो तभी आपकी भाषा में आ सकते हैं जब आप स्वयं भी उस भाषा में कुछ काम करते।
तो ज्ञान विज्ञान का तो हम खोज करेंगे नहीं, और हम चाहेंगे कि भाषा में शब्द भंडार बढ़ जाए, तो उससे भाषाएं समृद्ध नहीं होती। अब आप देखिए कि हिंदी पट्टी जो है हमारे उत्तरी भारत में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, क्या यहाँ कोई वैज्ञानिक मानसिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? क्या कोई नई खोजें इन्होंने की हैं? क्या कोई नए प्रयोग किए हैं विज्ञान में या मनोविज्ञान में या दर्शन में या इतिहास में? क्या कोई नई खोजें की है? नई बात आई है सामने? अगर करते तो ज़रूर भाषा में शब्द बढ़ते हिंदी में भी, तो वो नहीं हो रहा है। और अभी तो हालत ये है कि कोई हिंदी में तो जो आपके कविता, कहानी, साहित्य वगैरह की जो बात है, उसको भी हिंदी के पाठक अब पढ़ते नहीं हैं। हिंदी लेखक की स्थिति ये है कि वो किताब तो लिखता है, लेकिन उस किताब को खरीदने वाला कोई नहीं होता। तो प्रकाशक क्या करते हैं, उनकी 10 गुनी कीमत रख करके और पुस्तकालयों में उन किताबों को भेज देते हैं, ठूस देते हैं अपने संपर्कों के आधार पर, और वो किताबें पुस्तकालय में जाके कब्रिस्तान हो जाती है। पुस्तकालय स्कूल कॉलेजों में या जहाँ भी हैं, वो पुस्तकों के कब्रिस्तान हैं। वहाँ पुस्तकें जो आ गई हैं वो आ गई, अंदर आ गई, फिर कभी बाहर निकलती नहीं है। तो इन सब बातों पर हमको आत्मालोचन करते हुए विचार करना चाहिए कि अब आप देखिए, चाहे भारतीय भाषाएं, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, यहाँ तक कि साउथ की तेलुगु, कन्नड़, तमिल, बंगला, इनके शब्दकोश भी यूरोपीय विद्वानों ने लिखे हैं, डिक्शनरी लिखी। अब आप देखिए कितना परिश्रम उस विदेशी को करना पड़ता होगा। और शब्दकोश ही नहीं, इनकी जो व्याकरण है वो भी विदेशियों ने ही लिखी है, हर भारतीय भाषा की बात, यहाँ तक कि भोजपुरी की व्याकरण भी, डायलेक्ट्स की भी। तो अब मुसीबत यह है कि काम तो हम करें नहीं, और चाहें कि हमारी भाषा क्यों नहीं समृद्ध हो जाती है, या क्यों नहीं हमारी भाषा को माध्यम के रूप में, क्यों नहीं डॉक्टरी और इंजीनियरिंग में भी हिंदी को स्वीकार किया जाता है। मेडिकल साइंस में या इंजीनियरिंग में एक वाक्य भी आप बिना अंग्रेजी शब्दों के नहीं लिख सकते। तो ये अब इसलिए जो कोई भी हमारी भाषा की समृद्धि चाहते हैं, उनको चाहिए कि जो है वैज्ञानिक मानसिकता, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, विचार वो समाज में फैले और हम कुछ करें तो हमारी भाषा समृद्ध हो। हिंदी वैसे भी हमारे यहाँ सल्तनत और मुग़ल पीरियड में हिंदी का विकास हुआ, हिंदी साहित्य का विकास हुआ। तो ये देखिए आप कि जैसे 13वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं, 14वीं, 15वीं सदी में ऐसे कवि लेखक पैदा हुए। शेख नबी, जिन्होंने लिखा, एक पुस्तक लिखी ज्ञानदीप। असाइथ, जिसने लिखा हंसावली। मुल्ला दाऊद, जिसने लिखा चंदायन। कुतुबन, जिसने लिखा एक मृगावती, एक प्रेम काव्य है मृगावती, मृगावती। मंझन ने लिखा मधुमालती। शेख उस्मान ने लिखा चित्रावली। कासिम शाह ने लिखा हंस जवाहर। नूर मोहम्मद ने लिखा इंद्रावती। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा पद्मावत। तो इस तरह मैं बाकी जो अधिक जाने माने कवि हैं उनका तो उल्लेख ही नहीं कर रहा, जैसे रज्जब है और रसखान है या रहीम है। मैं तो अमीर खुसरो को भी उसका भी उल्लेख नहीं कर रहा। कबीरदास जी हैं, अमीर खुसरो हैं, ये इनका कितना बड़ा योगदान रहा है।
और दक्षिण में हिंदी जो फैली है वो आज नहीं फैली, बल्कि हिंदवी जिसे ये कहते थे, दक्षिण में हिंदवी भी कहते थे, इसके लिए गुजरी शब्द भी है। तो ये भी सल्तनत पीरियड से ही, चाहे खिलजी वंश हो चाहे गुलाम वंश हो, या तो ये तब भी हिंदी दक्षिण भारत में लोग ले गए हैं। ख़ास तौर से ये जो हरियाणा पंजाब का इलाका है, यहाँ से काफ़ी सैनिक भी दक्षिण में जाते थे, साम्राज्य के, सल्तनत के और मुग़ल साम्राज्य के। व्यापारी भी जाते थे, उधर के व्यापारी इधर आते थे। और ख़ास तौर से 1350 से लेके 1525 तक बहमनी शासन दक्षिण में था, और फिर बीजापुर में आदिल शाही शासन था 1490 से और 1686 तक, और फिर कुतुबशाही शासन दक्षिण में था 1512 से और 1687 तक, ये हैदराबाद में था। तो ये सब लोग थे, गए थे उत्तरी भारत से। तो ख़ास तौर से हरियाणा जो एरिया है, जो हिंदवी भाषा जिसको ये कहते थे, हिंदी या हिंदवी, उसमें हरियाणवी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अब आप देखिए, दक्षिण भारत में जो लोग उत्तर से गए और जिन्होंने वहाँ हिंदी में खूब रचनाएं की और वो लोकप्रिय भी हुई, उनमें आप देखें ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, शाह मीरा जी, शमसुल उशाक, फ़खरुद्दीन निज़ामी, बिदरी, एक नामदेव संत एकनाथ है, नामदेव संत है महाराष्ट्र के, ज्ञानेश्वर ये भी संत हैं महाराष्ट्र के। इन्होंने भी हिंदी में उस ज़माने में 13वीं 14वीं 15वीं सदी में खूब लिखा। और मुल्ला वज़ीही, गवासी, मोहम्मद कुली, कुतुब शाह, वली दकनी, ये बड़ा नाम है हिंदी के रचयिताओं में, वली दकनी, सुलेमान ख़तीब और इब्राहिम आदिल शाह जो खुद नवाब था, बादशाह था दक्षिण में, वो भी रचनाकार था। तो उसने भी काफ़ी हिंदी में पुस्तकें लिखी है। और रुस्तमी, हाशमी, शाह तुराब, बरहानुद्दीन जानम, सैयद मोहम्मद अकबर, हुसैनी, कुरैशी, लुत्फ़ी, जुनैदी, रूही, जईफ़ी, शाह कलंदर, अमीनुद्दीन आला, मीरा याकूब, मोहम्मद इस्माइल, और भी बहुत से नाम हैं दक्षिण में। इन लोगों ने आज से नहीं, आज से 700-600 साल पहले बहुत काम किया है। और दक्कनी भाषा जिसको हिंदवी जो कहते थे, उसमें शब्द भी इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इत्यादि मराठी से लिए हैं, और हिंदी का इन्होंने नए शब्द हिंदी को बहुत से दिए हैं, तत्संबित और तद्भव भी खास तौर से लोक प्रचलित शब्द। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हिंदी ज्ञान विज्ञान की भाषा जब तक नहीं होगी, चलो साइंस को हम छोड़ भी दें, तो जैसे अर्थशास्त्र है, समाज विज्ञान है, एंथ्रोपोलॉजी है, जैसे इतिहास है, जियोग्राफी है, एस्ट्रोनॉमी है और मनोविज्ञान है, कम से कम इन भाषाओं में अगर हिंदी के लोग काम करें, हिंदी में ही सोचें और हिंदी में ही शब्दों का प्रयोग करें, तो हिंदी ज्ञान विज्ञान की भाषा बन सकती है। और तब तक हिंदी जनसंपर्क की, बातचीत की भाषा तो रहेगी, लेकिन ज्ञान विज्ञान की नहीं बन सकेगी। अभी भी जो हमारी नई पीढ़ी जो हिंदी बोलती है,
वो क्या है कि वाक्य का जो ढांचा है वो तो हिंदी का होता है या उर्दू का होता है, और जो उसमें शब्द हैं वो सारे अंग्रेजी के होते हैं। सिर्फ उनका सेंटेंस का जो सिंटेक्स है वो हिंदी का होता है। अब वो उनको क्योंकि भाई सिंटेक्स भी इंग्लिश का हो जाए उसमें तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन शब्दों का आसानी से हम क्योंकि बोलचाल में सुनते रहते हैं तो वो हम हिंदी वाक्य में हिंदी का कोई शब्द नहीं होता, अंग्रेजी के ही शब्द होते हैं, उससे अपना काम चलाते हैं। ये भाषा हमारी होती जा रही है और इसलिए हमको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हमको ज्ञान विज्ञान, साहित्य, इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान सारे विषयों में हिंदी में काम करना पड़ेगा।